एवरीवन, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल बायोलॉजिक पे। पिछले वीडियो में अपन ने एंजाइम्स के बारे में स्टार्ट किया था और आज अपन इसी चैप्टर के अंतर्गत एंजाइमों की जो कार्यप्रणाली है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो एंजाइमों की जो कार्यप्रणाली है वो 2 चरणों में कंप्लीट होती है, या हम ये कह सकते हैं कि जो एंजाइम है वो किसी भी अभिक्रिया को जब उत्प्रेरित करता है, यदि हम उसकी मैकेनिज्म समझना चाहें तो अपने को इन 2 बिंदुओं के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो वो जो 2 बिंदु हैं वो निम्न प्रकार हैं। स्टार्ट करते हैं अपन। नंबर 1, ES संकुल यानी कि कॉम्प्लेक्स, ES कॉम्प्लेक्स का निर्माण, अर्थात एंजाइम और जो क्रियाधार है, E फॉर एंजाइम, S फॉर सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट यानी क्रियाधार, इसका निर्माण। और दूसरा जो चरण है वो है सक्रियण ऊर्जा में कमी, सक्रियण ऊर्जा में कमी। इन दोनों के बारे में अपने को डिटेल से बात करनी है। अब बात आती है एंजाइम संकुल का निर्माण। एंजाइम का मतलब कि जो अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने जा रहे हैं, और सबस्ट्रेट का मतलब जो क्रिया कारक है या जो क्रियाधार है, जिसको आप क्रियाधार भी कह सकते हैं, क्रिया कारक भी कह सकते हैं, जो कि आगे जा कर के अभिक्रियाओं के द्वारा क्या बनाएगा, उत्पाद बनाएगा। तो इन दोनों के आपस में रिएक्शन के द्वारा एक बीच में अस्थायी उत्पाद कह सकते हैं, या अस्थायी एक संरचना कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं एक प्रकार की एंजाइम जो अभिक्रिया है उसकी एक संक्रमण अवस्था आती है, जिसमें ES कॉम्प्लेक्स जो कि एक अस्थायी होता है वो निर्मित होता है। उसके बाद में क्या निर्मित होता है, उत्पाद निर्मित होता है। तो यहाँ ES कॉम्प्लेक्स का निर्माण किस प्रकार होता है उसको समझाने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए, जिनमें 2 मत काफ़ी प्रचलन में है, जिनके बारे में अपने को यहाँ चर्चा करनी है। तो नंबर 1, ताला चाबी सिद्धांत। ताला चाबी सिद्धांत। अब ताला चाबी सिद्धांत की अगर अपन बात करें तो ताले के रूप में जो काम करता है वो करता है एंजाइम, और चाबी के रूप में काम करता है वो करता है सबस्ट्रेट। इस सिद्धांत को जो देने वाले वैज्ञानिक थे यानी कि जो प्रतिपादक थे, उनका नाम है एमिल फिशर। क्या नाम है वैज्ञानिक का? एमिल फिशर। अब एमिल फिशर के अकॉर्डिंग 2 जो इस सिद्धांत की मूल बातें हैं उनमें से पहली बात तो ये कि ताले के रूप में एंजाइम और चाबी के रूप में कौन काम करता है, सबस्ट्रेट यानी कि क्रियाधार। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जिस तरह से एक पर्टिकुलर लॉक या ताला एक पर्टिकुलर चाबी के अकॉर्डिंग खुलता है, उसी प्रकार से एक सबस्ट्रेट जो है या एक जो एंजाइम है वो एक पर्टिकुलर प्रकार के सबस्ट्रेट के साथ क्रिया दर्शाता है और अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। दूसरी जो बात थी इसकी इम्पोर्टेंट, वो ये थी कि एंजाइम की जो सक्रिय सतह है, यानी कि जो सक्रिय सतह है जिसको अपन कह सकते हैं एक्टिव साइट, आप इसको याद रखें, एक्टिव साइट। अब एक्टिव साइट क्या है? एक्टिव साइट वो जगह है एंजाइम की जो अमीनो एसिड्स के आपस में बॉन्डिंग करने की वजह से निर्मित होती है, और ये वो जगह है जहाँ पे आकर के सबस्ट्रेट आकर के बाइंड होता है यानी कि जुड़ता है। तो इस सिद्धांत की जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको अपने आंसर में शामिल करनी है वो ये है कि इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है या जो एंजाइम की जो सक्रिय सतह है वो अपरिवर्तनशील होती है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज संभव नहीं है। अर्थात एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए एक पर्टिकुलर टाइप की एक्टिव साइट होती है और वो सबस्ट्रेट उसी प्रकार के सक्रिय सतह वाले एंजाइम के साथ बाइंड होता है। इसको अपन ग्राफिकली इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एंजाइम है, ये आपके सामने एक एंजाइम ये यहाँ S यानी कि क्रियाधार है। अब आप यहाँ देख सकते हैं एंजाइम की जो एक्टिव साइट है यानी कि जो सक्रिय सतह है वो इस सबस्ट्रेट की शेप यानी कि इसकी जो आकृति है उसके अकॉर्डिंग है। ये आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करके कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये एंजाइम की एक्टिव साइट, और यहाँ आकर के ये बाइंड हो जाता है सबस्ट्रेट। अब ये जो संरचना आपके सामने बनी है ये संरचना कहलाती है ES कॉम्प्लेक्स,
और आगे जा कर के यहाँ एंजाइम एज इट इज़ यानी कि जैसा है वैसा का वैसा रह जाता है और रिलीज कर दिया जाता है यहाँ से, ताकि दूसरा सबस्ट्रेट आकर के इसके साथ बाइंड हो सके और जो सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। यानी कि ये आपको एंजाइम जैसा कि पूर्व स्थिति में था वैसा का वैसा मिल जाता है और यहाँ ये जो है वो सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट हो चुका है, पी, यानी कि प्रोडक्ट, या जिसको आप कह सकते हैं उत्पाद। तो ये जो सिद्धांत है ये तालाचाबी सिद्धांत कहलाता है, जिसमें सबस्ट्रेट एंजाइम की अपरिवर्तनशील सक्रिय सतह पर आकर के बाइंड होता है और इस प्रकार से ES कॉम्प्लेक्स बना करके अंत में प्रोडक्ट का क्या कर दिया जाता है, निर्माण कर दिया जाता है। अब यहाँ आप ध्यान देंगे तो ES कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रोसेस प्रोडक्ट बनने से पहले ये रिवर्सिबल होती है, जबकि ये जो प्रोसेस है यानी कि ES कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में एक बार जब प्रोडक्ट बन गया तो ये जो रिएक्शन है वो क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। अब जो है इसके बाद में वो दूसरा सिद्धांत है वो है प्रेरित आसंजन सिद्धांत, यानी कि इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। प्रेरित आसंजन सिद्धांत, इसके जो प्रतिपादक हैं उन वैज्ञानिक का नाम है कॉशलैंड। वैज्ञानिक का नाम है कॉशलैंड, इन्होंने ये दिया था। अब जिस प्रकार से यहाँ अपन ने 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ी, वैसे ही यहाँ अपन जो इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको अपने आंसर में शामिल करनी है वो ये है कि यहाँ एंजाइम, एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ क्रिया करता है। ये बात सर्वमान्य है और सभी एंजाइमों के लिए लागू होती है, परंतु यहाँ जो मेन बात है वो आपको जो याद रखनी वो ये है कि यहाँ जो एंजाइम की एक्टिव साइट है, अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वो परिवर्तनशील होती है। कैसी होती है, परिवर्तनशील। अब परिवर्तनशील से सीधा सीधा तात्पर्य क्या है कि यहाँ हमने पढ़ा कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो फिक्स होती है, सबस्ट्रेट की जो शेप है वो फिक्स होती है और जिस तरह की सबस्ट्रेट की शेप होती है उसी के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर एंजाइम ही उस सबस्ट्रेट के साथ ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, कॉशलैंड नामक जो वैज्ञानिक है उन्होंने बताया कि एक एंजाइम एक से अधिक प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर सकता है और उसका रीज़न ये है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो परिवर्तनशील होती है, अर्थात जो अपने सबस्ट्रेट हैं सबस्ट्रेट की शेप के अकॉर्डिंग वो अपने आप को क्या कर लेता है, परिवर्तनशील या चेंज कर लेता है और इस प्रकार से एक ही एंजाइम विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कर सकता है, उत्प्रेरित कर सकता है। तो इसको अगर अपन डायग्रामेटिकली या एक सिस्टमेटिक तरीके से अगर अपन शो करना चाहें तो फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम है, ये मैंने आपके सामने बनाया है और सपोज कीजिए ये सबस्ट्रेट है। ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट यानी कि क्रियाधार। अब आप यहाँ देखेंगे कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है यानी कि जो सक्रिय सतह है वो इस प्रकार की है, जबकि सबस्ट्रेट यानी कि जो क्रियाधार है जो इसके साथ ES कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा उसकी जो एक्टिविटी है या जो उसकी जो शेप है वो बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार एक्टिव साइट परिवर्तनशील होती है, इसलिए ये एंजाइम की एक्टिव साइट में चेंजेस होते हैं और चेंजेस होकर के कुछ ये इस तरह की स्ट्रक्चर का क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि अब ये एक्टिव साइट में परिवर्तन होने की वजह से जो एंजाइम और जो सबस्ट्रेट है उन्होंने ES कॉम्प्लेक्स का क्या कर दिया, यहाँ पर निर्माण कर दिया। ES कॉम्प्लेक्स का एक बार निर्माण हो जाता है तो उसके बाद में एंजाइम वापस मुक्त कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ आप वापस ध्यान रखेंगे कि जब अभिक्रिया पूरी हो जाती है और उत्पाद प्राप्त हो जाता है तो यहाँ एंजाइम जब अपने को मिलता है तो उसकी स्ट्रक्चर या उसकी एक्टिव साइट की जो स्ट्रक्चर है या जो सक्रिय सतह की जो संरचना है वो वापस वैसी की वैसी होती है जैसी कि कैसी थी, पूर्व में पाई जाती थी। अब ये एंजाइम वापस यहाँ मुक्त हो गया और एंजाइम के साथ में यहाँ पर क्या बन गए, उत्पाद, और इस प्रकार ये प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं अर्थात उत्पाद बना दिए जाते हैं।
बाकी चीज़ें सेम है। उत्पाद बनने की वाली जो अभिक्रिया है वो इरिवर्सिबल यानी कि अनुत्क्रमणीय प्रकार की होती है, जबकि एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर के जब तक ES कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो ES कॉम्प्लेक्स वापस टूट करके इस स्थिति में भी आ सकता है, अर्थात ये कैसी होती है, उत्क्रमणीय प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो यहाँ अपन ने देखा कि एंजाइम कार्य प्रणाली में पहला जो प्रोसेस है वो है एंजाइम संकुल का निर्माण, जिसको समझाने के लिए दोनों सिद्धांत दिए गए जिसके बारे में अपन ने बात की। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से आपको डेफिनेटली एक प्रश्न पक्का मिलेगा, लगभग 2 अथवा 3 नंबर का। अब इसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है सक्रियण ऊर्जा में कमी। अब बात करते हैं अपन सक्रियण ऊर्जा में कमी। तो सक्रियण ऊर्जा क्या है? सक्रियण ऊर्जा आपको आप इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, इस तरह से अपन समझ सकते हैं कि कोई भी जो अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक भाग ले रहे हैं वो आपस में क्रिया करें, तो उन अभिकारकों को आपस में क्रिया करने के लिए या उस क्रिया को एक बार शुरुआत करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो ऊर्जा चाहिए या ऊर्जा की जो मात्रा आवश्यक होती है वो कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। तो सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि एंजाइमों की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर सक्रियण ऊर्जा के मान में जो भी कमी या आवश्यकता की मात्रा में जो कमी या वृद्धि होती है उसको अपन इस ग्राफ के रूप में दर्शा सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक ग्राफ के यहाँ पे अपन ने शो किया है, इस तरफ रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया की दर है या अभिकारकों के आपस में क्रिया करने की दर है, और दूसरी तरफ जो है वो सक्रियण ऊर्जा का मान है। अब यहाँ देखो मैंने आपके सामने लिखा है फर्स्ट और ये सेकंड। जो फर्स्ट कंडीशन है वो एंजाइम की अनुपस्थिति, यानी कि यहाँ पर एंजाइम अनुपस्थित हैं। एंजाइम जब अनुपस्थित होते हैं तो यहाँ पर आप केवल एंजाइम नहीं लिखेंगे, केवल एस लिखेंगे। ये मान लीजिए यहाँ पर क्रियाधार हैं। अब ये क्रियाधार आपस में क्रिया करेंगे, क्रिया करके इस प्रकार से ये उत्पाद का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो इनके लिए जो आवश्यक सक्रियण ऊर्जा का मान है वो निम्न प्रकार आता है यहाँ तक, और इस प्रकार से इसकी जो मात्रा है सक्रियण ऊर्जा की वो आती है इस प्रकार, यानी कि सक्रियण ऊर्जा की मान, सक्रियण ऊर्जा या एक्टिव जो एनर्जी है उसका मान आता है ये। अब कंडीशन आती है सेकंड। ये सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया, इस बार एंजाइम मिला दिए या एंजाइमों की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई। तो एंजाइमों की उपस्थिति में जब अभिक्रिया हुई तो ये सपोज कीजिए ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है। तो अभी पीछे अपन ने पढ़ा है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलकर के ES कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ES कॉम्प्लेक्स का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि एक्टिव साइट। अब एक एंजाइम पे केवल एक एक्टिव साइट नहीं होती, हो सकता है एक से ज़्यादा भी एक्टिव साइट हो। तो क्या होगा, सबस्ट्रेट जो है जब जैसे ही आकर के एक्टिव साइट पे जुड़ेंगे तो ये एक दूसरे के बिल्कुल पास पास आ जाते हैं, और पास पास आने की वजह से इनके बीच में आसानी से अभिक्रिया कंप्लीट हो जाती है, और उसका परिणाम ये निकलता है कि जो आवश्यक ऊर्जा थी उसकी वैल्यू हो जाती है यहाँ पर कम, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो पहले आवश्यक सक्रियण ऊर्जा का मान यहाँ तक, और इस बार एंजाइमों की उपस्थिति में आवश्यक सक्रियण ऊर्जा का मान। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पहले जो मान आ रहा था वो यहाँ तक आ रहा था, और दूसरी बार वाले में क्या हो गई, इतनी मात्रा में कमी हो गई, यानी कि ये सक्रियण ऊर्जा में कमी। किसकी उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एंजाइमों की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी हो जाती है। उसका सीधा सीधा रीजन अपन ये भी कह सकते हैं कि ES कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कि ये जो एक प्रकार की संक्रमण अवस्था है वो एक प्रकार की ES कॉम्प्लेक्स या एंजाइम सबस्ट्रेट या एंजाइम क्रियाधार संकुल को दर्शाती है। और जैसे ही एंजाइम क्रियाधार संकुल बनते हैं तो ये सबस्ट्रेट आसानी से एक दूसरे के साथ क्रिया करके यहाँ आप देख सकते हैं P यानी कि प्रोडक्ट अर्थात उत्पाद का क्या कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। तो एंजाइमों की कार्य प्रणाली के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों टॉपिक। ES कॉम्प्लेक्स के निर्माण के अंतर्गत ये दोनों ताला चाबी सिद्धांत और प्रेरित आसंजन सिद्धांत। और सक्रियण ऊर्जा किसे कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा में एंजाइमों की उपस्थिति में किस प्रकार से सक्रियण ऊर्जा पर प्रभाव पड़ता है, इस तरह का प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा। थैंक यू।